न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। डील करना कुछ देशों के लिए फैशन। अब 9 माल एवेन्यू से मिशन यूपी उत्तराखंड संभालेगी मायावती। बाहरी लोगों के लिए इंडस्ट्री का रास्ता आसान नहीं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डील करना कुछ देशों के लिए फैशन। जयशंकर ने ट्रंप को समझाई भारत की नई विदेशी नीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया, जो न केवल भारत की विदेशी नीति को दर्शाता है, बल्कि हालिया भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को निशाना बनता दिखा। जयशंकर ने कहा, कुछ देशों के लिए अब ये एक फैशन बन गया है कि वे पब्लिकली खुद को डील मेकर घोषित करें और देशों के बीच डील कराने वालों की तरह व्यवहार करें। उनका ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की डील उन्होंने कराई थी। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि भारत को उन्हें ट्रेंड के दबाव में लाकर ये फैसला कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान का सीधा मतलब है कि कुछ देश अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सम्मान, सिद्धांत और स्थायित्व की जगह सिर्फ लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के दायरे में देखने लगते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब 9 माल एवेन्यू से मिशन यूपी उत्तराखंड संभालेगी मायावती। दिल्ली में बंगला खाली होने के बाद लखनऊ में सरगर्मी बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी खुद संभालेगी। यही वजह है कि जहां देश के बाकी राज्यों से संगठन से लेकर पार्टी गतिविधियों की निगरानी के लिए नेशनल को ऑर्डिनरी और फिर चीफ को कोऑर्डिनरी की भूमिका तय करेगी, वहीं यूपी और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी गतिविधियों की मॉनिटरिंग मायावती खुद कर रही है। दिल्ली का लोधी एक्ट स्थित सरकारी बंगला खाली होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में लखनऊ स्थित आवास से संगठन की सक्रियता बढ़ेगी, जो विधानसभा चुनाव 2027 तक रहेगी। वहीं दिल्ली में अब 5 सरदार पटेल मार्ग स्थित आवास में मायावती के ठहरने की अटकलें लगाई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहरी लोगों के लिए इंडस्ट्री का रास्ता आसान नहीं। टीवी से लेकर वेब और फिल्मों तक अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर करण ट्रैकर ने इंडस्ट्री के रियल एस्टेट को लेकर एक ईमानदार बयान दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में करण ने कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपने करियर में कभी भी किसी से नफरत नहीं मिली। इंडस्ट्री ने मुझे खुद दिल से अपनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि बाहरी लोगों के लिए ये रास्ता आसान नहीं होता। ये हमारी बिरादरी नहीं है, आपको खुद सारे दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। करण ने ये कहा कि जब उन्होंने टीवी से ब्रेक लिया, उस वक्त सिर्फ फिल्म ही फोकस में थी, लेकिन किसी भी नए चेहरे को लॉन्च करने का चलन नहीं था और टीवी एक्ट्रेस को लेकर इंडस्ट्री में एक धारणा बनी हुई थी, जो उनके लिए एक बाधा बन गई थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि स्टार किड्स और फिल्म बैकग्राउंड से लेकर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वालों के पास कहीं ज्यादा मौके होते हैं, जबकि बाहरी लोगों को खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि करण मानते हैं कि हर किसी की अपनी चुनौती होती है, लेकिन फिल्मी परिवार से आने वाले कलाकारों के पास बहुत कुछ पहले से होता है। Also, lots of newcomers come in this industry. You are doing series as well. You are part of Bollywood as well. So when we talk about Bollywood, then there's a lot of thing. It is very challenging for the newcomers to establish themselves in the industry, and and face a lot of whenever the project comes. Even if it's on the OTT or Bollywood. It's not easy to face the kind of, it's not always you can give. You try to give your best, but how you will get the response is very challenging. Then you get certain times you get negative response as well. There are people who are critical as well. Then the social media is there. So how do you think it is challenging for the newcomers to establish themselves in the industry? Keeping in mind all this, overall the question is how challenging it is for the youth to establish themselves in the industry. I mean, you mentioned hate. I've been very lucky that I've never gotten any hate up until now, at least in my career. I've been welcomed with very open arms. When I did television, I got a lot of love very quick. And I remember moving from one show to another show to another show.
And my last television show, Ek Hazaro Meri Behna, is love till date. That even right now when I was in Cannes and uh, I bumped into two women from Morocco and Tunisia, and they were like, we know you as Viren from Ek Hazaro Meri Behna Hai. So I actually have only received love, and even for Khaki and Special Ops, the best part is every time I can be at an airport, and I always get a lot of love from the general team of, like, people who do security and all the police people, because apparently so they show like this small clip of Special Ops to everyone as airport security measures. I don't know why, but they tend to do that. So everyone knows me. So everyone, I get a lot of love, and I absolutely enjoy it. So I've been lucky like that to not get hate. Um, is it difficult for outsiders to make it? Well, of course. This is not our fraternity. It's not our field. We don't really get. I mean, I'm saying we because I mean I am an outsider, but you don't really get people to meet you very easily, and it's a real it's a lot of knocking on doors constantly, again and again. Maybe it casting directors, producers, or maybe the directors you want to work with, and for me, it was sort of challenging because at the time that I took a break from television, there was only films, and to really crack one was very difficult because nobody at that time in that period of my taking a break was launching any new faces, and there was a certain perception about actors who come from television, and that was a bit of a barrier to kind of jump. And yeah, I think now in all, it's been great. I don't really face any challenges as such, but of course, when as an outsider, you can't compete with um, actors from the film families because they have a lot that's going for them. While they of course might have their own challenges, which I wouldn't really know of, uh, but they definitely get a lot of padding. They get a lot of I mean, they can pick up the phone on a whole lot of people if they want advice on whether they should attempt a script or they shouldn't. Somewhere as an outsider, you really have to go out there and really build those relations where you can use people, not use people, but like go to like maybe seniors from the industry or people you have faith in, and ask advice. I know it's basic things like that that really kind of emotionally help you as an outsider to to somewhere maneuver your way through the industry, because eventually I think an actor's career gets built on the projects you end up saying no to more than the ones that you say yes to, because the failures is what you're remembered for and not as much as the successes. So if you end up doing something that might be incorrect, maybe for that period or that time, or doesn't get the right release, all of these things, they can really hamper, and you don't necessarily get a second chance from those failures. So somewhere I feel, as outsiders, the first chunk of your entire career, you are only trying to find your bearings within the industry, and it's post after that somewhere you level out, and you know what's happening, and you know enough people who can kind of be there and guide you through it. राइट और फिर मुझे लगता है आजकल थोड़ा सोशल मीडिया का प्रेशर भी रहता है जो पहले शायद एक्टर्स Right. को नहीं होता था क्योंकि उस समय ये Hmm. इतना लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था जो होता था Hmm. दे जस्ट तो वो Right. प्लेटफॉर्म पहले नहीं था तो आई थिंक ये एक और प्रेशर है जो ऐड ऑन हुआ है But it's a full-time job, man. Like, you really have to make sure that you're doing a lot of things, because as like for that matter, when I was in Cannes, I used to be up at the Indian time, coordinating with what's happening, what's the conversation, what's the material that's going out, what should we regulate, and it's so tiring that I wish we didn't have to do so much, and as actors we could just do our job and everything else was just somehow taken care of. But you also want to be both your hands on the steering wheel all the time, because at least in my career, I've been welcomed with very open arms. When I did television, I got a lot of love very quick, and I remember moving from one show to another show to another show. Uh,
And my last television show, Ek Hazaron Meri Behna, is loved till date. That even right now when I was in Cannes and uh, I bumped into two women from Morocco and Tunisia, and they were like, we know you as Viren from Ek Hazaron Meri Behna Hai. So I actually have only received love, and even for Khaki and Special Ops, the best part is every time I can be at an airport, and I always get a lot of love from the general team of, like, people who do security and all the police people, because apparently so they show like this small clip of Special Ops to everyone as airport security measures. I don't know why, but they tend to do that. So everyone knows me. So everyone, I get a lot of love, and I absolutely enjoy it. So I've been lucky like that to not get hate. Um, is it difficult for outsiders to make it? Well, of course. This is not our fraternity. It's not our field. We don't really get. I mean, I'm saying we because I mean I am an outsider, but you don't really get people to meet you very easily, and it's a real it's a lot of knocking on doors constantly, again and again. Maybe it casting directors, producers, or maybe the directors you want to work with, and for me, it was sort of challenging because at the time that I took a break from television, there was only films, and to really crack one was very difficult because nobody at that time in that period of my taking a break was launching any new faces, and there was a certain perception about actors who come from television, and that was a bit of a barrier to kind of jump. And yeah, I think now in all, it's been great. I don't really face any challenges as such, but of course, when as an outsider, you can't compete with um, actors from the film families because they have a lot that's going for them. While they of course might have their own challenges, which I wouldn't really know of, uh, but they definitely get a lot of padding. They get a lot of I mean, they can pick up the phone on a whole lot of people if they want advice on whether they should attempt a script or they shouldn't. Somewhere as an outsider, you really have to go out there and really build those relations where you can use people, not use people, but like go to like maybe seniors from the industry or people you have faith in, and ask advice. I know it's basic things like that that really kind of emotionally help you as an outsider to to somewhere maneuver your way through the industry, because eventually I think an actor's career gets built on the projects you end up saying no to more than the ones that you say yes to, because the failures is what you're remembered for and not as much as the successes. So if you end up doing something that might be incorrect, maybe for that period or that time, or doesn't get the right release, all of these things, they can really hamper, and you don't necessarily get a second chance from those failures. So somewhere I feel, as outsiders, the first chunk of your entire career, you are only trying to find your bearings within the industry, and it's post after that somewhere you level out, and you know what's happening, and you know enough people who can kind of be there and guide you through it. Right. और फिर आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, रोड शो में मोदी की गूंज। महिलाओं ने बरसाए फूल। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्हें यहां रोड शो किया। यह कार्यक्रम देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जहां आज के प्रदेश की महिलाओं का स्वागत तो होगा ही, मध्य प्रदेश को कई सौगात भी दी जाएगी। इसमें इंदौर मेट्रो, दतिया एयरपोर्ट जैसी कई सौगातें को वर्चुअली उद्घाटन भी होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में आयोजित एक भव्य महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ एक कार्यक्रम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना दिखा। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने प्रधानमंत्री और उपस्थित जनसमूह के समक्ष देवी अहिल्याबाई के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक मनमोहक नाटक का मंचन किया।
यशस्वी प्रधानमंत्री अब से कुछ समय बाद मध्य प्रदेश की धरती भोपाल पे उतरने के लिए दिल्ली से निकल पड़े हैं और हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री की ये यात्रा महारानी अहिल्याबाई को समर्पित है और महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से हम अपने नारी सशक्तिकरण के उस संकल्प की पूर्ति चाह रहे हैं जिसके आधार पर प्रदेश और देश की आधी आबादी को उनके न केवल गौरवशाली पक्ष से अवगत कराया जा सके वरन उनके नेतृत्व में उनकी अपनी ताकत के भरोसे से समूचे समाज की विविध प्रकार की भविष्य की संभावनाओं पर हम ठोस काम कर सके। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ महारानी अहिल्याबाई के सुशासन, नारी सशक्तिकरण, बहनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति के लिए जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि महारानी अहिल्याबाई के बताए मार्ग पर ही वो अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। आइए हम सब संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी उसी प्रकार के अपने कामों को लेकर के हमारे समाज के सबसे आधारभूत सशक्त करने की संभावना के क्षेत्र माता बहनों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश को नए रूप में लाने के लिए संकल्पबद्ध हो। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजी शेड्यूल ज्यादा जरूरी है बिजी शेड्यूल से ज्यादा जरूरी है फैमिली। दीपिका पादुकोण की डिमांड के बीच सैफ अली खान ने बताई अपनी राय। दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद से अब दोबारा फिल्मों में वापसी कर रही है। हालांकि उनकी कोई भी फिल्म आने से पहले ही एक्टर लोगों के बीच विवादों में घिर गई है। दरअसल कुछ वक्त पहले तक खबर थी कि दीपिका फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में प्रभास के अपोजिट नजर आने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि एक्ट्रेस ने फिल्म छोड़ दिया है। इसकी वजह सामने आते ही बताया गया कि एक्टर सेट पर 8 घंटे के शेड्यूल की डिमांड कर रही थी। इस बीच सैफ अली खान का एक बयान सामने आया है। स्ट्रिक्ट शूटिंग शेड्यूल को लेकर कई लोगों ने दीपिका की तारीफ की है। इसकी वजह सामने आने पर बताया गया कि एक्ट्रेस ने सेट पर 8 घंटे के शेड्यूल की डिमांड कर रही थी। इस बीच सैफ अली खान का भी एक बयान सामने आया है। स्ट्रिक्ट शूटिंग शेड्यूल को लेकर कई लोगों ने दीपिका की तरफदारी की है, तो वहीं कई एक्ट्रेस ने इसे अपने हिसाब से गलत बताया है। इस बीच सैफ अली खान ने भी लंबे शेड्यूल में काम करने की बात बताई। उन्होंने कहा कि बिजी वर्क शेड्यूल की जगह वो अपनी फैमिली को ज्यादा प्रोवाइड देना चाहते हैं। सैफ ने खुद के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे बहुत नफरत है कि मैं घर जाऊं और मेरे बच्चे तब तक सो चुके हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शादी से लौट रही बारातियों की कार गिरी खाई में। शादी से लौट रही बारातियों की कार खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग एक शादी समारोह में बारात से वापस लौट रहे थे, तभी बारातियों की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई और कार में सवार सभी लोग हादसे का शिकार हो गए। यह हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। इसी के साथ घायलों के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा मझिला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूपापुरा मोड़ के पास हुआ। यहाँ पाली थाना क्षेत्र के पतियानमी में रहने वाले नीरज की बारात कुसुमा गांव में गई थी। शादी के बाद कार सवार पटियानमी में रहने वाले जितेंद्र, आकाश, सिद्धार्थ, रामू, जौरी और 6 बाकी लोग वापस लौट रहे थे तभी उनकी कार बुप्पापुरवा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शोभा यात्रा में डीजे को लेकर विवाद, 2 पक्षों में हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शोभा यात्रा के दौरान डीजे साउंड की आवाज कम करने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट और पथराव करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी, सीओ समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र गांव के गिरगौर से संजीव कुमार अपने परिवार के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब गांव में ही मस्जिद के पास पहुंची तो डीजे को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोग डीजे की आवाज कम करने के लिए कहने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल हुई महिलाओं के साथ मारपीट और पथराव कर दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराया। आरोप है कि शोभा यात्रा पर जानबूझकर मारपीट और पथराव किया गया है।
घटना को लेकर ग्राम प्रधान पर भी आरोप लगे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नल सोफिया कुरैशी बीजेपी अल्पसंख्यक विंग की पोस्टर गर्ल ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी मोदी सरकार की 11वीं वर्षगांठ के जश्न में हिस्से के रूप में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा की पोस्टर गर्ल होंगी, जिसमें अल्पसंख्यकों में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जश्न के हिस्से के रूप में जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों और गुरुद्वारों के बाहर चौपाल आयोजित करने की योजनाएं बनाई गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दल अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। कुछ दिन पहले ही आप सांसद जय सिंह के साथ अवैध ओझा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। दो नेताओं ने भाजपा सरकार की यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस बीच आप नेता अवैध ओझा को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बगावत जिले के फुलहार गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अवैध ओझा एक बड़ा दावा कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंगना जैसी खूबसूरत लड़की का पिता नहीं बनना, ये क्या बोल गए जावेद अख्तर। दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने आखिरकार कानूनी लड़ाई और कंगना रनौत की माफी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दोनों करीब 5 साल से मानहानि के मुकदमे में फंसे हुए थे, जो करीब 2020 में शुरू हुआ था, जब कंगना के कथित तौर पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में जावेद अख्तर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। वहीं 2025 में कंगना ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी। जावेद अख्तर का कहना है कि इस कदम से मामला खत्म हो गया है। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने अदालत की सुनवाई के उस दिन को याद किया जब कंगना रनौत ने अपना माफीनामा पेश किया था। जावेद अख्तर ने कहा, हाँ, हम उस दिन अदालत में मिले थे। उसने जज के सामने बिना शर्त माफीनामा लिखा और उस पर हस्ताक्षर किए। मैंने उसे कभी पैसे नहीं मांगे, 50 करोड़ रुपए नहीं, 5 रुपए भी नहीं। मैंने केवल माफी मांगी थी और उसने जज के सामने इसे दिया, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शादी कर रही है श्रीलीला, कार्तिक आर्यन संग डेटिंग रूमर्स के बीच लगाई हल्दी, तस्वीरें वायरल। साउथ की ग्लैमरस ब्यूटी और अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही श्रीलीला इन दिनों सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनका ब्राइट लुक। सोशल मीडिया पर श्रीलीला की कुछ हल्दी सेरेमनी जैसी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे पीले रंग के आउटफिट में ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आ रही है। चेहरे पर हल्दी और मुस्कान के साथ अब फैंस का सवाल है कि क्या श्रीलीला शादी कर रही है। खास बात यह है कि इन तस्वीरों के वायरल होते ही कार्तिक आर्यन के साथ उनकी डेटिंग की चर्चाएं भी गर्म हो गई है। आपको बता दें कि श्रीलीला कार्तिक आर्यन के साथ अनुराग बासु की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाली है, जिसे पहले आशिकी 3 का कहा जा रहा था, लेकिन अब उसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ है। अब इन हल्दी तस्वीरों को लेकर फैंस कंफ्यूज है। क्या ये किसी रियल वेडिंग का हिस्सा है या फिर फिल्म की शूटिंग की कोई झलक। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिएगा शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।